हेलो एवरीवन, वेलकम टू दो बिहारी। जैसा आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में हम बिहार से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट लोग लाके उनका पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो पूरे भारत में बिहार की इतनी नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसको दूर करना। और इसी कारणवश हम लोग बहुत सारे एजुकेटर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स को लाते हैं, बिकॉज इन दो क्षेत्रों में बिहार बहुत पीछे है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। आज हम लोग के साथ मिस्टर अमलेश कुमार हैं, जो आरा में श्री राम ग्लोबल स्कूल में प्रिंसिपल हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, आपने मुझे इस दो बिहारी के सेटअप पे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। और आज हम दो बिहारी बिहार के इस नए प्रोस्पेक्ट से, आप बदलते बिहार के बारे में आज बात कर रहे हैं। और बातचीत के दौरान हम लोग बिहार की एक एजुकेशनल जर्नी को जरूर कोशिश करेंगे लोगों तक पहुंचाए। परफेक्ट सर। तो इससे पहले कि आपके अभी स्कूल के बारे में बात करें, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका फर्स्ट एजुकेशन कहाँ हुआ था और वो कैसा था उस समय। जी, अगर हम बात करें अपने अपनी शुरुआत में, तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। गोपालगंज के एक सुदूर गांव से मैं आता हूँ, जहाँ से हमने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हमने सरकारी स्कूल डुमरिया, जो मेरा गांव था, वहाँ से शुरू किया। और उसके बाद 10 तक की पढ़ाई वहीं सरकारी स्कूल से हम लोग किए। मैं ही नहीं, मेरे और भी जो परिवार के लोग थे, सब लोग करीब करीब सरकारी स्कूलों से आगे पढ़ करके, और फिर 10th के बाद से मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आ जाऊँ। और 12th भी मैंने गोपालगंज से ही किया। उसके बाद से मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई वो यहाँ के पटना तो के। आप किस साल ट्वेल्थ किया आपने? 12th मैं 97 में मैंने, 97 हाँ, में? 97 तो में किया था। ऑलमोस्ट पूरा 90s आपने वो गोपालगंज में डुमरिया गांव में हाँ, डुमरिया बिताया। गांव में तो वो बिताया उस था। समय स्कूल का स्तर कैसा था? देखिए, स्कूल जो अगर कहें तो बिकॉज उस समय बिहार की छवि तो बहुत खराब थी खराब पूरे थी, भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था जो हम अपने, अगर गांव के सरकारी स्कूल की बात करें, आज मैं जब जाता हूं तो उनके पास बिल्डिंग है, ठीक है, उनके बच्चे आज बेंच पे बैठते हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि हम लोग के स्कूल में बिल्डिंग नहीं था। हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे वहां पर जो एक शिव मंदिर, पुराना प्राचीन शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में हम लोगों को कई बार शरण लेनी पड़ती थी जब मौसम का मिजाज बदलता था। और हम लोग के पास बेंच नहीं थे। हम लोग जो बोरा ये लेके जाते जूट थे। के, हाँ, जूट के बोरा पे हम लोग तो ये जो कहानी हम बैठते लोग थे। सुनते हैं ये हाँ, सच अच्छे है से बात, ये कि बिल्कुल गांव में सच है। बच्चे बोरा लेके जाते जी थे जी जी, स्कूल। बोरा लेके जाते थे। और कई बार उन बच्चों, कुछ बच्चों के पास बोरा अगर नहीं भी होते थे तो अपने पोर्ट्रेट बोरा को हम लोग लैंडस्केप बना करके, और दो तब उन बच्चे बैठ दो जाते थे। बच्चे बैठते थे। तो यहाँ तक ये है कि हमारे पास हमारे शिक्षकों के पास भी ऐसा नहीं था कि उनके पास कुर्सियां हों, क्योंकि कुर्सियां रखने की जगह नहीं थी। कहाँ रखते कुर्सी, जब हमारे पास कोई बिल्डिंग स्कूल ही ही नहीं नहीं था। था, स्कूल ही नहीं था, तो कुर्सियां नहीं थी। हम लोग बगल के ईंट भट्ठा से ईंट ला करके और चबूतरा बना देते थे, और उस पे कुछ बच्चे अपना बोरा रख करके उस पर बैठने लायक बनाते थे, जिसमें हमारे टीचर्स बैठते थे। बाद में कुछ उसी दौरान जब 5वीं क्लास तक आए तो अ, जो शिक्षक बगल के गांव में जिनका घर था, वहां से हम लोग उनके घर से कुर्सियां लाते थे सुबह में। और फिर कुर्सियां हम फिर शाम को पहुंचाते थे। रजिस्टर और कुर्सियां उन्हीं के घर से आती थी और वही पहुंचाई जाती थी। उसमें फिर सबकी ड्यूटी लगी होती थी कि कौन आज कुर्सी ले जाएगा, कौन ले कौन बच्चा आएगा। लाएगा कौन? ये सारी चीजें लेकिन होती। शिक्षा का स्तर कैसा था? शिक्षक कैसे थे इन जनरल? शिक्षक की बात करें तो देखेंगे कि वो बड़ा मिक्स था। ऐसा नहीं था कि सब सारे अच्छे थे सब या? सब अच्छे थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिक्षा को बहुत मानते थे कि वो आए हैं इस प्रोफेशन में तो वो कुछ दे के जाएं। ऐसे कई आदर्श शिक्षक थे जिनका सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है, सिर्फ बच्चों तक नहीं था, पूरे गांव में उनकी एक अलग छवि थी। लोग गांव में कई निर्णय उनसे पूछ करके लेते थे, या फिर वो जब गांव से चलते थे तो पूरा गांव उनके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता था। हम्म। वहीं कुछ शिक्षक थे जिनके लिए उस तरह की कोई ऐसी नहीं थी। तो कहें तो आज और तब में भी वही बात थी कि सभी अच्छे नहीं थे, लेकिन सभी खराब भी लेकिन नहीं थे। सब खराब नहीं थे, ये निश्चित था। और भावना कहीं ना कहीं थी कि ज्ञान वो बांटना चाह रहे थे, और एकदम कम संसाधनों में वो एक बेहतर करने की तो कोशिश करते थे। तो मेरी हम्म। बड़ी श्रद्धा रहती है हमारे अपने
सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों के प्रति जिन्होंने कम संसाधन में बेहतर चीज़ें की। सही और बात है। नतीजा है कि वो कहीं ना कहीं आज इस स्थिति में तो है कि हम यहाँ बैठ करके आपसे बात कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, और वो बहुत खुश होंगे अगर वो देख सकते हैं पॉडकास्ट बिल्कुल कि उनका बिल्कुल। एक छात्र मैं अभी भी हाल ही स्कूल में, में प्रिंसिपल है। जी हाल ही में मैं अपनी एक एकदम प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका जो अब बुजुर्ग हैं, उनसे मैं मिला था और उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की थी कि हाँ, उन्होंने कहा कि उनका शिष्य जो कभी नर्सरी और इसमें बच्चा क्लास में पढ़ने वाला आज स्कूल में प्रिंसिपल है, तो उनको बहुत खुशी होती है और जान प्लस ये करके। किसी टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन होता है कि उनका छात्र बिल्कुल इतना अच्छा कर रहा है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आज भी बहुत श्रद्धा रखते हैं अपने शिक्षकों के प्रति, क्योंकि उनकी भावना जो थी वो इस तरह की भावना रही कि वो चाह रहे थे कि हम कुछ करें, हम कुछ अच्छा करें बेहतर जीवन करें, में। हाँ बेहतर करें। रोज वो कोशिश कर रहे थे कि जहाँ संसाधन नहीं था वहाँ संसाधनों की उन्होंने कोशिश की कि वो संसाधन मिले। तो ऐसे शिक्षक रहे और अच्छे शिक्षकों के बदौलत आगे बढ़ते रहे। और फिर आप ट्वेल्थ के बाद पटना आए, तो वो गोपालगंज के गांव से पटना आना, पटना उस समय राजधानी थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था? आपको क्या लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा शहर आ गए हैं? हाँ, ये तो थोड़ा सा देखिए, गांव में रहते रहते ये बहुत आसान तो नहीं था कि गांव छोड़ करके अचानक पटना सीधे आए, पटना आना। सीधे पटना आना। आ, माँ गांव में रह गई थी और उनको छोड़ करके फिर पटना आना, एक होम सिकनेस जो आज कहते हैं वो कभी था। पहली बार जब पिताजी के साथ गांव से चला था पटना के लिए, तो मुझे लगता है कि पटना आने आने तक कई दिनों तक मैं रोते रह गया, क्योंकि माँ छूट गई थी गांव में, सही बात है। दोस्त छूटे थे। वो जगह मेरे लिए बहुत ही नया था और खास तौर से भाषाई अंतर आ गया था अचानक से। भोजपुरी हमारी वहाँ बोली थी, हम लोग भोजपुरी बोलते थे, यहाँ आने के बाद अधिकतर लोग हिंदी बोलते थे। तो बड़ा एक 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 संकोच था कि मैं लोगों से कैसे हिंदी में बात करूं, हिंदी आती नहीं थी, भोजपुरी सिर्फ आती थी। तो एक लगा रहता था कि अगर भोजपुरी बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। और कई ऐसा वाकया हुआ कि सही बात है, जिसमें थोड़ा लोग मजाक भोजपुरी उड़ाते से ही थे। मजाक उड़ाए और कई जगह तो बहुत बड़े संकट भी आए भाषा को लेकर के। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पुनाईचक में मैं रहता था और हम्म। मेरे पिताजी के साथ CPWD में जो काम कर रहे थे, तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि जाओ बगल के दुकान से, अ, उन्होंने कहा कि जाके बगल के दुकान से समोसा लेकर के आओ। अ, मैं 10th पास कर गया था, लेकिन मुझे समोसा के बारे में जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं जानता था, सुना ही नहीं था कि समोसा क्या होते हैं। गांव में हम लोग उसको सिंघाड़ा ही कहते थे। हाँ, राइट। तो सिंघाड़ा हमारे को तो पता था, लेकिन समोसा नहीं पता था। अब मैं दुकान पे आया तो मैंने दुकानदार से समोसा ही मांगे कि हाँ समोसा दे दो भैया। तो उसने जब समोसा दिया तो मैं वो बहुत बिजी था, कई लोगों से बात कर रहा था, और वो रख करके मुझे दे दिया। मुझे लगा कि वो कुछ गलती कर गया, क्योंकि ये तो सिंघाड़ा सिंघाड़ा दे है। रहा है मुझे। अब मुझे लगा कि क्या सोचेंगे वो अगर मैं सिंघाड़ा लेके चला गया और उन्होंने मुझसे समोसा समोसा। मांगा है। तो अब ये बड़ी संकट थी, मैं कैसे कहता, कैसे पूछता, ये भी शर्म आ रही थी कि अब बोलूं तो कैसे। भाषाई परेशानी तो थी। मैं कुछ देर तक उसी दुकान पे खड़ा रहा, तो एक व्यक्ति आकर के उससे पूछा कि भैया समोसा दीजिए, ठीक है। और फिर उसको भी वो बहुत अ, अच्छे तरीके से वही चीज डाला, और वो एकदम लगा मुझे कि अब कंसस दे रहा है, तो हो सकता है कहीं ये गलती नहीं कर रहा है इस बार। इसको और ही इस तरह समोसा से, बोलते हाँ, इस हैं। तरह से मुझे समझ में आ गया कि शायद ये वही हमारा गांव वाला सिंघाड़ा जो है वो यहाँ समोसा हो गया। समोसा है। तो ये परेशानियां थी यहाँ पर आने के बाद। कुछ समय लगा पटना के साथ ढलना, देखना चीज़ों को एकदम। जहाँ उस गांव से आए जहाँ बिजली नहीं थी, कभी बिजली के तार लगे लेकिन बिजली नहीं शहर आई। रहते कभी बिजली नहीं आई। बेहतर सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी यहाँ से आना जाना। हम्म। तो ये चुनौतियां थी, सिर्फ खाली शिक्षा ही नहीं चुनौती थी, अ, अपने को सही बात ढालना है। भी, शहर के हिसाब से ढालना भी एक बड़ा ही और उस समय चुनौतीपूर्ण तो था। बिहार बहुत ही गरीब था 90s में। बिल्कुल। तो बिजली नहीं अब थी, जब, हाँ, जब सड़क नहीं अगर थी। हम राज्य की गरीबी की बात करें तो ये निश्चित है कि राज्य के नागरिकों पर भी उसका वो असर तो सही था बात ही। है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी स्तर पे थे जहां हमारा राज्य खड़ा था, हम भी वहीं स्ट्रगल कर रहे थे जहां स्टेट स्ट्रगल कर रहा था। तो ऐसी चीजें आई जो हम लोगों को यहाँ लेकर आई।
और फिर पटना में कॉलेज आपका कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? कॉलेज की बात करें तो कॉलेज रजिस्टर तो गोपालगंज से हुए बीच बीच में। यहाँ आकर के प्रोफेसर कॉलोनी में हम लोगों ने मैंने खासतौर से इंडिविजुअल टीचर्स उस समय पढ़ाते थे, थीम पेपर पे पढ़ाते थे टीचर्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं पीके वर्मा सर एक थे, मिड ओके। इवनिंग में पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर पीके वर्मा सर से फिजिक्स पढ़ा, एम करीम सॉल्व किया। उस समय काफ़ी राइट पॉपुलर राइट। किताब था एम करीम, फिजिक्स की बुक थी। फिजिक्स की किताब। और ज्वाला प्रसाद सिंह जी एन कॉलेज में जूलॉजी के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनसे मैंने जूलॉजी के पूरे वो कोर्स कंप्लीट किए थे। इस तरह से बाकी केमिस्ट्री और बॉटनी को मैं खुद ही पढ़ा। हम एस चांद के ये थे, और मेरे बड़े भाई साइंस ग्रेजुएट थे उस समय, तो उन्होंने मेरी मदद की। इस तरह से वो इंटर साइंस से मेरा कंप्लीट हो गया। ओके। इंटर मैंने पास कर लिया साइंस से। तो थोड़ा उसमें भी चुनौती ये थी कि मीडियम यहाँ इंग्लिश था, और हम लोग तो बैकग्राउंड तो एकदम कंप्लीट देहात का था, तो इंग्लिश एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन चुना कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, ये भी घर वालों को बड़ा आश्चर्य लगा कि जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता उसने निर्णय लिया कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। और हम्म। मैंने इंग्लिश मीडियम में ही अपने इंटर को तो आपको कंप्लीट किया। कितना साल लगा कंफर्टेबल हो जाने में कि आपको इंग्लिश की बुक समझ में आने लगी? इंटर के बाद मुझे मैं बताऊं कि इंग्लिश मुझे थोड़ी समझ में आई जब मैं ज्वाला प्रसाद सर के पास पढ़ रहा था। प्रोफेसर सर क्या करते थे कि वो 10-12 बच्चों का एक ग्रुप होता था, ओके। और वो बीच में डेस्क पर सबके थीम पेपर को कार्बन के हिसाब से रख करके उस थीम पेपर पर लिखते थे। और सबको एक एक कॉपी मिल हाँ, जाती सबको थी? एक एक कॉपी मिलती थी। हम्म। तो जब वो लिखते थे तो हम लोग बहुत क्लोज हुआ करते थे, अपने प्रोफेसर के चारों तरफ थे। तो वो इंग्लिश में जो लिखते थे उसका वो हिंदी भी समझाते थे कि वो लिख रहे ओह। थे हिंदी। तो वो जो मेथड उनका इंग्लिश हिंदी था, तो मुझे जहाँ मेरा फोकस अपने जूलॉजी समझने पे थी, वहीं मैं उसको इंग्लिश भी समझ रहा था। तो मैं तो ये देखूं कि जूलॉजी तो पास होने लायक हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंग्लिश समझने आई। तो हम इंग्लिश का पूरा क्रेडिट अपने प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी ही देते हैं कि उन्होंने जूलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंग्लिश समझने लायक तो बना दिया था कि इंग्लिश मुझे समझ में आने लगी। और बाकी का टेंस है, वॉइस है और नरेशन, वो सबसे मेरे बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी, जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं, तो ओह। इन्होंने पढ़ाई। इनका इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो वॉइस, नरेशन और टेंस, और इसकी ये नोट्स को तो बहुत अच्छे से। व्याकरण उन्होंने सिखा हाँ दिया हाँ, आपको? ग्रामर उन्होंने, इंग्लिश ग्रामर उन्होंने सिखा दिया। बताई। तो एक तरफ भाई साहब इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे, और प्रोफेसर सर जो हमको जूलॉजी पढ़ा रहे थे, उनके जूलॉजी से हमको इंग्लिश समझ में आने लगी। तो इंग्लिश वाली चुनौती थोड़ी कम हो गई। लेकिन जब आपके लिए तो डबल स्ट्रगल था, एक तो पहले गांव बिल्कुल से शहर आओ, फिर इंग्लिश भी नहीं आती है तो हाँ, इंग्लिश भी सीखो और साथ साथ पढ़ाई भी करो। बिल्कुल। बहुत ही। सिर्फ चुनौतियां यही नहीं थी, चुनौतियां थी, हम 5 भाई बहन, और 5 भाई बहन में फादर जो थे वो शुरुआती एकदम वो ग्रेड 4 एम्प्लॉय थे। तो उनकी सैलरी उतनी बेहतर नहीं थी, और शहर में रह हम्म। करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत हम लोगों के पास फाइनेंशियल साधन थे। साधन थे। तो वो इतने डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि सबको अपने वो स्ट्रगल करना था। जब मैं अपनी इंटर में मैं जब ज्वाला सर के पास पढ़ रहा था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया छोटे बच्चों को, एकदम से नर्सरी के बच्चों को। अपने ही जहाँ रहता था उसी कॉलोनी में मैंने बच्चों को 150 रुपये महीने से मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। और मुझे याद है कि उसमें से 50 रुपये जो मिलते थे महीने के, वो मैं अपने पॉकेट मनी के लिए रखता था, और 100 रुपया मैं ज्वाला सर के को दे आता था पर मंथ, क्योंकि उनकी जो फीस थी वो 1200 रुपये थी हर महीने, 100-100 रुपये का फी था। तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे इंस्टॉलमेंट दे दिया था कि हाँ तुम हर सौ महीने सौ ही देते रहो। रुपया देना। उनको पता था कि मैं ट्यूशन से लेके आता हूँ, और वो इस तरह से हम लोगों ने वो कम से कम उनकी 9th किस्त मैंने जब जमा किया, तो उन्होंने कहा कि अब तुम छोड़ दो, तुमको देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बड़ा ही मुझे ये लगता है कि सर ने ये दिखाई कि हाँ ये खुद सेल्फ इतना करता है, तो उन्होंने अपने लेवल पे वो जो 9 इंस्टॉलमेंट देने के बाद प्रोफेसर सर ने कहा कि तुम ये मत देना, क्योंकि बहुत बच्चे थे जो प्रोफेसर सर का पैसा लेके भाग जाते थे, लेकिन मैं हर महीने उनको ये पैसे दे रहा था।
तो सर ने कहा कि नहीं, तुम अब रहने दो। तो उन्होंने एक चीज़ तो सिखाई ज़िंदगी में कि आप सक्षम होते हैं तो ज़रूर उन लोगों के लिए कुछ करिए। आज भी मैं उनके उस बात से इतना इंस्पायर रहता हूँ कि मुझे जितने संसाधन होते हैं और किसी को ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा उस संसाधन को उनमें कोशिश करता हूँ कि शेयर करूँ, क्योंकि वो बात मैं कभी नहीं भूलता जो ज्वाला सर ने मुझे कहा था। और आप वो आगे पास ऑन कर रहे हो जो बिल्कुल उनसे करता आपको हूँ, मिला। बिल्कुल करता हूँ। मैं हमेशा से थैंकफुल रहता हूँ कि उन्होंने ये एक एक तो इंग्लिश के लिए, अगर ये हमारा पॉडकास्ट देखते हैं सर या सर को जानने वाले लोग, तो सर को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने मुझे जूलॉजी पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाई। और उन्होंने साथ में एक ऐसी चीज़ दी जो आज मैं बांटते रहता हूँ। उन्होंने मुझसे वो 1200 के 1200 रुपये नहीं लिए, और वो 900 में मेरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया था, जबकि वो जानते थे कि ये पैसे मैं ट्यूशन से लेके आता हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो अंदर है और वो काम आती है, बहुत काम आती है। तो वो सर ने आपको इंस्पायर किया टीचर बनने के लिए, या क्या कारण था? कब आपने सोचा कि टीचर बनना चाहता हूँ मैं? टीचिंग का तब तक ख्याल नहीं था। हम्म। ख्याल इसलिए नहीं था कि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कोई बड़े सपने देखे जाएं। उस समय ऐसे नहीं थे हमारे हालात कि हम कोई बड़े सपने देखें। हम्म। हाँ, जरूर ये था कि एक कुछ कैसा भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो फादर के बाद का एक बड़ा ये हो जाए, तो राइट। ऐसा नहीं था। क्लर्क लेवल पे जरूर सोचते थे हम लोग ने, एसएससी लेवल का एग्जाम दे करके सोचे कि तो कहीं उस समय क्लर्क जैसे और ये बिहार सब में चीजें जा सकते जो थे। बहुत सारे छात्र थे, जी। उनको क्लर्क की नौकरी बेटर लगती थी टीचर की जॉब से हाँ हाँ, टीचर की जॉब से वो पहले ये सोच रहे थे, उस क्योंकि समय। कि हाँ, वो टीचर बनना तब भी बहुत बड़ा सबके लिए वो इतना चॉइस नहीं था, जबकि उतना लोग एस्पिरेशन एसएससी, नहीं हाँ था। नहीं थी, एसएससी और बीपीएससी से जाकर के दूसरी चीजों में जाना वो चाहते थे। टीचर कम ही लोग कोशिश करते थे कि टीचर टीचर हो रहे बने। हैं। हाँ, क्योंकि सबको लगता था कि क्लर्क बन जाना ज्यादा बेहतर है शिक्षक बनने से, टीचर बनने से। ये तो रही। बट आपको लगता है कि ये मानसिकता बदली है थोड़ा अभी लास्ट 10 साल में? इधर बदली है, बहुत बदली है। मैं खुद जानता हूं कि मेरी कई स्टूडेंट्स हैं हम्म। जिन्होंने जिनको मैंने पढ़ाया और आज वो मुझसे मिलती हैं, तो वो बताती हैं कि उन्होंने एकदम बाई चॉइस उन्होंने इस सेक्टर को चुना है, और वो तय कर ली हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया और बीएड करके उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी है। मुझे तो मेरे साथ भी मेरी स्टूडेंट्स नॉट डेम में टीचर रहीं। जब मैं नॉट डेम के 12 साल को याद करता हूँ तो उसमें मेरी स्टूडेंट्स वहाँ खुद मेरे ही डिपार्टमेंट में टीचर रही, इकोनॉमिक्स वाह। की। और अब मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं कहीं स्कूलों में अच्छी टीचर जगह है। पे टीचर हैं, और उन्होंने इसको बाई चॉइस लिया, बाई चांस नहीं सो कि हाँ बाई थैंकफुली ये चांस। मानसिकता बदल गई है कि बदली है, लोग टीचर को ऐसे बहुत खराब जॉब नहीं बिल्कुल। समझते हैं। हाँ, अब जो नई पीढ़ी है वो उनको बाई रुचि है चॉइस आ टीचर में, रही है। हाँ हाँ, बाई उनको। चॉइस आ रही है। एक हम लोग के टाइम में तो जैसे हम लोग शिक्षक बने ये बाई चांस था, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने के बाद लगा कि यही मिल रही है तो यही कर लो, हम्म। और कर लो उस तो समय ये थी इंडिया कि में उतने करियर अपॉर्चुनिटीज में नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जैसे ग्रेजुएशन के बाद कभी सोचा नहीं था कि बीएड करूंगा। जैसे साइंस से मैं आर्ट्स की ओर चला गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, तो आर्ट्स की ऐसी एक इमेज थी कि आर्ट्स पढ़ने वाले बेकार हो जाते हैं। तो मैंने भी अपने पेरेंट्स पे ये एक दबाव बनाया कि मुझे कंप्यूटर का आप एडुकेशन दे दें ताकि मेरा करियर सेट हो जाए। हम्म। तो हालांकि वो आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो, फिर भी कोशिश की गई कि मुझे वो 18,000 का जो कोर्स फी था वो किसी तरह से मैनेज किया गया, और मैं फिर एनआईआईटी से अपने कंप्यूटर कोर्स को, डीएनआईआईटी को कंप्लीट किया। हालांकि वो 1 साल के कोर्स करने के बाद मुझे एक छोटे से स्कूल में पटना में कंप्यूटर टीचर के लिए एक नौकरी मिल गई, जहां मैंने 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1 साल पढ़ाने के बाद मैं फिर तब ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर अभी बाकी था, और क्लासेस चलते नहीं थे, उतने रेगुलर नहीं थे। हाँ सही बात फाइनल है। ईयर थे, 5 साल लग जाते थे ग्रेजुएशन करने में, 6 साल लग जा रहे 3 साल है थे। तो ग्रेजुएशन। 3 साल वाला काम खत्म हो गया था, वेटिंग पीरियड चल रहा था, एग्जाम्स होंगे। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं, मेरे से जो मेरे मझले भैया हैं वो दिल्ली चले गए थे, तो मैं सोचा कि उनके साथ मैं दिल्ली जाता हूँ, अपने इस कंप्यूटर के एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कुछ नए करियर ऑप्शंस चुनने के लिए। हम्म। तो फिर वहाँ कोशिश की,
कुछ कंपनियों में काम किया, कंप्यूटर को भी आगे बढ़ाया, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी फादर के साथ हेल्थ इशू का कि मुझे पटना आना पड़ा। पटना आने के बाद फिर वही आपने कहा कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। अब राइट। कंप्यूटर के साथ ये हुआ था कि जब मैं ये ज्वाइन किया था तब का कंप्यूटर, और जब मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा था तब बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। जो जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने सीखी, या जो चीज़ें वो बहुत बदल गई थी, अचानक से बदल गई। एक ऐसा दौर आया जिसमें वो चीज़ें बदल गई, जो लैंग्वेजेस थे वो सब आउटडेटेड हो गए। तो अब हमारे लिए जॉब थी ही नहीं, क्योंकि हम तो जो पढ़ करके कंप्लीट किए वो आउटडेटेड हो चुकी थी उसकी जरूरत मार्केट बची में। नहीं थी। तो जहां हम प्रोग्रामर की तरह अपने करियर को देख रहे थे कि आगे प्रोग्रामर बन जाएंगे तो अच्छी सैलरी होगी, अच्छी कंपनीज, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। नज़र नहीं आ रही थी तो हालात यही बने कि आपको फिर से एक ऑपरेटर की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो मैंने दिल्ली में बाद में मैंने फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू की। उसी कंपनी में मैंने हार्डवेयर इंजीनियर्स को कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, और फिर कुछ परिस्थिति बनी तो वो 1 साल नौकरी करने के बाद मुझे पटना आना पड़ा। फिर मैंने एक एनजीओ में HIV एड्स की ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बना मैं यहाँ। पटना और में। पटना में एक US फंडेड एनजीओ काम करती थी यहाँ पर, और वो IHO एक ऑर्गेनाइजेशन था बोस्टन का, वो यहाँ पर एक रत्नई नाम का एक इंस्टीट्यूट चला रहा था, जिसमें डॉक्टर्स और एनजीओ प्रोफेशनल्स को HIV एड्स की ट्रेनिंग देनी जाती। तो उसी का मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, और उस में मैं जुड़ गया और वो ये चली। किस साल की बात होगी? ये मुझे लगता है कि अब ये 2003 के आसपास, 23 के आसपास की बात होगी। ये वही दौर है जब अचानक से फिर अटल जी की सरकार बनी और उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से वो फंड आना बंद हो गया। तो वो एनजीओ की इंडिया में जॉब, सैंक्शंस लग गए थे। हाँ, तो सैंक्शन के चलते क्या हुआ कि वो फंड आने बंद हो गए। फंड आने से वो एनजीओ बंद हुआ, तो वो जॉब चली गई। और वो जॉब चली तो फिर एक था बड़ा सा, या तो दिल्ली जाना पड़ता या फिर पटना में, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब इंटरनेशनल एनजीओ में काम करने से थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, और कंप्यूटर की पढ़ाई की थी। तो ऑफिस में ही बैठे एक सिन्हा जी थे, उन्होंने मुझे समझाया कि सुनो, ये नौकरी जा ही रही है, और देखो वॉक इन इंटरव्यू है रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में, वो कंप्यूटर टीचर ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कि तुम में वो बात है, तुम टीचिंग अच्छा कर लोगे। तब तक मैंने 1 साल तो कभी किया था, छोड़ चुका था मैं वो। तो बहुत पहले की बात हाँ, थी जब बहुत आपने। पहले की बात थी। तो लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट था टीचिंग में? हाँ, कहीं था, तो 1 साल वो मैंने किया था, वो एंजॉय किया था मैंने, तो वो कहीं रही। आपको मैं मजा चूंकि आता था टीचिंग मजा में? इसलिए वहाँ इसलिए छोड़ना था कि वो पैसे नहीं आ रहे थे। 1800 रुपये पर मैं एक सही साल बात तक है। वो नौकरी कर रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, तो ये नौकरी से बेहतर की तलाश में मैं गया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि तुम टीचिंग में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे टीचर हो जाओगे। सिन्हा जी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ और जा कर के अपनी ये वाली वॉक इन कर लो, क्या जाता है, हाँ, ये सही भी बात है। नौकरी जा ही रही है तुम्हारी, और वो नौकरी नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ेगा, सही बात है। है ना। तो मैंने किसी से बिना बताए हुए, कि मैं अगर किसी को कहूँगा तो लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाते, फिर पूछते कि क्या हुआ, नौकरी का कहीं क्या? रिजेक्ट हो गया, तो ये सब। तो मैंने सोचा कि चलो किसी को बताए, चुपके से चले जाता हूँ वॉक इन पे। और रेडियंट में वॉक इन में मैं गया, वहाँ पद्मश्री RS लुगानी जी इंटरव्यू ले रहे थे, और ये फाउंडर प्रिंसिपल थे DPS दिल्ली से आए ओके। थे वो, और पद्मश्री था उनके आगे लगा हुआ। तो मुझे तो बहुत घबराहट थी। मैं टीचिंग का इंटरव्यू देने आया था, मुझे एक्सपोजर नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग थे, वो हाईली क्वालिफाइड थे, मैं तो डिप्लोमा वाला था, बाकी सब डिग्री वाले लोग थे। तो मुझे कई बार लगा कि मुझे ये इंटरव्यू छोड़ के चले जाना चाहिए अपनी बेइज्जती कराने से, लेकिन ऐसा उधेड़ बुन में ही था, तब तक मेरा कॉल आ गया उधर से और मैं अंदर गया। अब ईश्वर की कृपा थी, और या उनकी दूरदृष्टि, उनको भी लगा कि मैं शायद इसके लायक हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं डेमो के लिए अगले दिन आ जाऊँ, और वो मुझे ऑफर कर दिया उन्होंने जॉब। बाकी की चीज़ें उन्होंने बहुत सारे सवाल नहीं पूछे मुझसे, और डेमो के उनको लिए लगा कि कॉल आप कर अच्छे दिया। हाँ, टीचर बन पता सकते नहीं, हो। उनकी अपनी, वो कहीं ना कहीं पद्मश्री थे, तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा टूल तो था कि वो मेरे उनका अपीयरेंस से एक्सपीरियंस तो रहा होगा। एक्सपीरियंस था,
और मुझे सीधे डेमो के लिए बुलाया और मुझसे सैलरी वगैरह की बात कर ली और सब कुछ फिक्स हो गया और ज्वाइनिंग मेरी हो गई। डेमो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया और फिर 10 साल रेडियंट में एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही और 10 साल मैं कंप्यूटर टीचर के रूप में रहा। तो और बेस्ट पार्ट क्या था आपका एज अ कंप्यूटर टीचर ऐसा काम करने का? देखिए, टीचिंग में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं बच्चों की आंखों में एक टीचर को मैं हमेशा कैसे टीचर को सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, तो वो मैं देखना चाहता कि क्या बच्चे मुझे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं। और यही चीज़ मैं ढूंढ रहा था टीचिंग में। तो जैसे जैसे मैंने रेडियंट में अपना पढ़ाना शुरू किया, मुझे वो बच्चों की आंखों में नजर आने लगी कि मैं सेलिब्रेट हो रहा हूँ। और वो जो सेलिब्रेशन था वो मुझे कहीं ना कहीं अब ये दे रहा था कि ये प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और हर रोज अब मेरे अंदर एक एपेटाइट क्रिएट हो गया कि मैं वो सेलिब्रेशन देखूं, वो बच्चे के नज़र में अपने लिए बढ़ता हुआ एक रिस्पेक्ट देख लूं, बढ़ता हुआ सा एक सम्मान उनके नज़र से झलकती थी, या वो अपनापन जो लग रहा था वो धीरे 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 बढ़ती चली गई। और इस भूख ने मेरे अंदर एक मेहनत डाला कि हाँ, चलो आज खुद तैयार होके जाते हैं, आज क्लास को और बेहतर बनाते हैं। और वाह। स्थिति ऐसे ही रही कि बहुत ही बच्चे क्लोज हो गए, एक अपना सा हो गया, एक और अलग इसने सा आपको मोटिवेट भी टीचर बहुत मिला। किया बहुत इस मोटिवेट किया, सेलिब्रेशन में कि बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसके बाद से मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे टीचिंग छोड़ के भी किसी प्रोफेशन तो में जाना है। ये लगा कि आपकी लाइफ की कॉलिंग है हाँ, ये। बस मुझे लगा कि हाँ, ये सही एक जगह मुझे पहुंचा दिया है इस चीज़ ने। वाह। और मुझे लगा कि ये अब काम नहीं है, ये काम नहीं है, ये तो एक एक मेरा पैसन है और ये काम नहीं है, ये इंजॉय करने में आया हूँ। और मैं जिंदगी मैं बड़े कर हाँ सकता अब हूँ। ये कर सकता हूँ और ये मुझे लगा कि ये मेरी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है और मैं यहाँ पर ज़्यादा खुश हूँ। और मैं बहुत कुछ अर्न कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम मनी। तो तो आपने फिर 10 साल रेडियंट में काम किया, फिर आप नोटरडेम गए। तो दोनों में वो एक्सपीरियंस में अंतर क्या था? नोटरडेम सेम ही था या आपको लगा कि नोटरडेम थोड़ा अलग तरह का स्कूल है, पढ़ाने का तरीका अलग है? बिल्कुल, देखिए अगर क्योंकि स्कूलिंग की समय भी बात, बदल गया था ना, जी जी, 10 साल हो गया था, तो बिल्कुल 10 साल टीचिंग होगा, स्टाइल भी चेंज हो गया सब होगा। कुछ सब कुछ। मैं बता दूं कि अब अगर स्कूलिंग की बात करें तो अभी हमारे सोसाइटी में स्कूल जो है एक सेटअप गवर्नमेंट की होती है। हाँ, गवर्नमेंट एक स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल का सेटअप होता राइट। है। उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका अपना सिस्टम अलग है। एक दूसरा सेटअप होता है जिसमें जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट ओनर के स्कूल्स होते हैं, वो फ्रेंचाइज और इन सब नॉर्म से या कॉरपोरेट के तरीके से चलते हैं, ठीक है। और एक तीसरा अलग ही दुनिया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मिशन स्कूल्स हैं। और खास तौर से अगर हम, इनको कॉन्वेंट्स बोलते हाँ हैं, हाँ, कॉन्वेंट कॉन्वेंट स्कूल। कह सकते हैं। और अगर हम बात करें मिशन स्कूलों में तो मिशंस बहुत हैं ऐसे भी। मिशन में की अगर बात करें तो डीएवी वगैरह ऐसा ही है, या राइट। आरके मिशन वगैरह जैसे स्कूल्स हैं। तो खास तौर से यहाँ पर अगर मिशन स्कूल की बात करें तो वो जो क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स हैं, तो ये एक अलग अपना इनका एक अलग ऑरा है, इनका अलग काम करने का तरीका है। उसमें नॉटर डेम कहीं ना कहीं अपने को डोमिनेट करता है और वो एक बेहतर इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने को स्थापित किया हुआ है। तो पहले तो हम ड्रीम ही नहीं कर सकते थे कि हाँ, नॉटर डेम भी कभी हमको ये करेगा। बीइंग अ मेल, एक तो पहले ही चीज़ें थी, एक गर्ल्स स्कूल है तो मेल पे कितना ट्रस्ट करता है वो स्कूल, ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन था। दूसरी चीज़ थी कि मैं 10 साल इन स्कूलों में हूँ, मैं कंप्यूटर टीचर था और मेरी जो डिग्री थी वो डिग्री डिप्लोमा के रूप में थी, वो डिग्रियों के रूप में नहीं थी। तो वो सही भी बात। सीबीएसई के नॉर्म्स को नहीं फुलफिल करती थी। हालांकि रेडियंट में रहते हुए ही मैंने बीएड कर लिया था और मैंने मास्टर्स भी साइकोलॉजी में कर लिया था। तो ये दो तो मेरे पास टूल्स थे। तो अब मुझे स्विच जब करना था तो मैं ये मान लिया था कि मुझे अब कंप्यूटर टीचर के रूप में स्विच नहीं करना है। तो मैं अब थोड़ा सा इस 10 साल को एंजॉय कर लिया हूँ एक कंप्यूटर टीचर के रूप में। मैं थोड़ा कोई नया चैलेंज उठाता हूँ। तो फिर मेरे मित्र ने, एक मेरे मित्र फिजिक्स के, वो हम लोग लंबे समय तक काम किए, डॉक्टर नवीन। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि नहीं, तुम बेटर होगा कि चेंज करो सब्जेक्ट को, ठीक है ना। और उन्होंने ही मुझे बताया कि नॉटर डेम में एक वैकेंसी सोशल साइंस में है, तो चाहो तो सोशल साइंस में वहाँ चलते हैं। तो अपने पास यहाँ नौकरी थी ही पहले, कि अब ये तो नहीं था कि मैं कोई यहाँ था कि कंफर्टेबल थे, अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहे थे रेडियंट में अपना, बच्चों में और
एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह अपना अच्छा था, पोजीशन अच्छा था। तो ये तो था कि अपने पास एक स्ट्रॉन्ग जॉब है और कुछ बेहतर हो जाए तो और क्या चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि चले, और मैं गया वहाँ। सिस्टर टेसी उस समय प्रिंसिपल थी, वो भी बहुत विजनरी। उन्होंने भी मुझे, ये जानते हुए कि मैं कंप्यूटर टीचर था और सोशल साइंस मेरे लिए पहला एक्सपोजर होगा, और उन्होंने ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके मुझे मौका दे दिया कि मैं वहाँ सोशल साइंस टीचर के रूप में शुरू करूँ। वहाँ बहुत पुराने सोशल साइंस डिपार्टमेंट में टीचर्स थे, लेजेंडरी लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया। श्रुति मिश्रा मिस ने बहुत मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आप आगे बढ़िए, और उन्होंने धीरे 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 मुझे 10 तक की एकदम रास्ते की तरफ पुश किया। वो खुद अपने 9 तक पढ़ाई और मुझे उन्होंने आगे कर दिया, और इस तरह से मैं धीरे धीरे 10 तक का एक बेहतर टीचर के रूप में अपनी छवि बनाना, क्योंकि वो भूख तो मेरे को रेडियंट में भी थी। मैं तो चाहता था कि बच्चों की नज़र में मैं सेलिब्रेट हो जाऊं। तो अब सोशल साइंस एक नई चुनौती थी। सोशल साइंस आप भी सुने, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आपको शुरू में लगेगा कि ये बहुत ही साइंस अलग भी बहुत, है। हाँ हाँ थोड़ा अलग है, हाँ, और बहुत ही कई लोग अलग है। इसको बोरिंग मानते हैं। राइट और राइट। मेरा था कि हम इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी इंटरेस्ट के रूप में ऐसा डाल दें कि ये बच्चा मिस करे कि हाँ आज सोशल साइंस टीचर नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो आज ये क्लास छूट गई, अच्छा नहीं लगा, कुछ स्कूल में कुछ कमी रह गई। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ साथ खुद को, सब्जेक्ट को भी मैटर ऑफ सेलिब्रेशन रखूं और खुद को, और तो सब्जेक्ट को इस तरह से मैंने कोशिश की कि मैं क्लास को इस तरह से बनाऊं कि बच्चे उस सब्जेक्ट को अगर प्यार नहीं करते तो कम से कम अपने टीचर को प्यार करें, और जब वो टीचर को प्यार करेंगे तो वो सब्जेक्ट अपने आप उनका प्यारा हो जाएगा। और ये बहुत सक्सेस मुझे दिखने लगी शुरुआती दिनों में ही। मैंने देखा कि जिन बच्चों में रुचि नहीं थी, मैं ऐसा कर दिया कि वो मुझे प्यार करने लगे, और जब बच्चे मुझे प्यार करने लगे तो मैंने देखा कि उनका रिजल्ट बदल रहा है। अगर उनको इंटरेस्ट आ गया। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि तुम सब्जेक्ट को प्यार करो। तुमको अगर सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तुम टीचर को प्यार करो, तुम्हारा टीचर अलग है, ठीक है ना। तो टीचर को मैंने उनके नज़र में अलग दिखाया, अब उनको लगा कि मेरा टीचर बहुत प्यारा है, तो धीरे धीरे वो टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो सब्जेक्ट के करीब भी आ गए। इस तरह से मुझे लगा कि वो एक बेहतर चीज़ें बनी। और चूंकि मेरी बेटी भी मेरी स्टूडेंट रही और उसको भी सोशल साइंस एकदम पसंद नहीं था, तब भी मेरी बेटी 10th में 97 मार्क्स ले आई उसमें, सोशल साइंस में। और उसने कहा था कि पापा मैं इसका फेयरवेल करूँगी इस सब्जेक्ट का। और नापसंद रहते हुए भी, चूंकि अब पापा पसंद थे एक टीचर के रूप में, एक बार मैंने कहा कि तुमको मैं अपने सेक्शन में नहीं रखूँगा, तो इस पे वो लड़ बैठी मुझसे कि ऐसे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि आपके सेक्शन में रहें, और आप में अगर मैं आपके सेक्शन में आ गई तो आप मुझे हटा नहीं सकते। तो सही बोला फिर उसने मैंने तो। हाँ बोला कि जब सब चाहते हैं कि आपके सेक्शन में रहें तो मैं क्यों नहीं। सही तो बात उसका है। बात ये लगा कि एक स्टूडेंट के रूप में उसने भी सोचा कि ये एक बेहतर टीचर है मेरे पापा, तो मुझे वहाँ उनके क्लास में होना चाहिए। अगर मुझे ये भेजेंगे तो बड़ी नाराजगी हुई घर में, बहुत इस चीज़ को लेके बहस हुआ इन चीज़ों को लेकर। फिर मैंने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम नेचुरली मेरे क्लास में आओगी तो मैं तुमको फोर्सफुली नहीं हटाऊंगा, आती रहो क्लास में। और इस तरह से तो लगा कि एक बच्चों की आंखों में अपनी जगह बना लेना, और फिर उस सब्जेक्ट के प्रति आप अगर पूरे तैयार होते हैं और रोज कोशिश करते हैं उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए, तो आप एक सेलिब्रिटी टीचर तो बन ही जाते हैं। बट लेकिन ये जैसा आप बोल रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़्यादातर टीचर ये क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज इन जनरल, मतलब जैसा आप बोल रहे हो काफ़ी अलग बिल्कुल नज़रिया है टीचर्स बिल्कुल, का। मैंने खुद ही देखा है ऐसे कई लोगों को जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, सही ठीक बात है, है। ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को बच्चे वो उतना पसंद नहीं करते हाँ हैं नहीं उनको। पसंद करते। अब क्या है कि पसंद नहीं करने के पीछे का क्या है कि आप कई बार बच्चों के उस नीड को पूरी तरह से नहीं कर पाते, या आप एक अपना मेथड बना करके और उसी मेथड को एक स्टैंडर्ड मेथड फिक्स करके आप वही डिलीवर करते हैं। तो वो जो आप अपने मेथड को स्टैंडर्डाइज करके डालते हैं, तो वो आपकी जब टीचिंग में वेरिएशंस नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही वैरायटीज आपके साथ बैठी हुई है, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं है। सही बात तो है। आप जो एक सेंटेंस किसी टॉपिक पे एक तरीके से बता रहे हैं,
अगला सेंटेंस का अलग होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सेंटेंस एक स्टैंडर्ड बच्चे को आ जाए, कुछ खास एक खास ग्रुप को आएगा, लेकिन उसके बाद आप उसी चीज को जब रिपीट करते हैं तो आपका तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मीडियोकर बच्चे को समझ में आए। तो अगर आप उस इस तरह के ग्राफ को लेके नहीं चलेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच करके अपना करें, आप कभी भी एक बेहतर टीचर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके टीचिंग में उन स्कॉलर बच्चों के लिए, मीडियोकर के लिए और स्ट्रगलर के लिए, तीनों के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सही बात है। तब जा करके, अगर नहीं होगा तो बस आप कुछ खास कैटेगरी के बच्चों के टीचर रह बाकी पाएंगे, लोग के लिए बोरिंग हो बाकी जाएंगे। आप, हाँ। तो टीचर के लिए मैंने यही देखा है कि वो जानते तो हैं, बट वो इन चीजों का कहीं मिक्स नहीं कर पाते, या फिर वो उस दौर में ज्यादा बंधे रहते हैं कुछ, जो एकदम से कि एक टीचर को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक हाँ टीचर सही को बात है। बहुत ये होना चाहिए, और बहुत सारी चीजों के प्रति तो वो बच्चों के उतने नजदीक नहीं जा पाते। खास करके तो बिहार में तो ये कल्चर हाँ, है ही ये कि है आज में टीचर थोड़े सख्त होते हैं। सख्त होते हैं, तो वैसे इमेज बनाने के बाद बच्चे उनके सब्जेक्ट से भी भागते हैं, उनसे सही भी बात भागते है। हैं। और मुझे लगता है कि एक टीचर को अपने बच्चे के लिए अगर अवेलेबल है और उनकी सुनता है, उनकी समझता है। मैं बता दूं, नॉर्थ डेम में अ, एक मेल टीचर के लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज़ें होती हैं कि आप हाई स्कूल पढ़ाते हैं और आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो बट नेचुरल है कि आपके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं उनको डील करने के लिए। हम्म। अब क्या है कि वो ट्रस्ट बिल्टअप करना पड़ेगा आपको। सही आपको बात है। वो स्टैंडर्ड सेट अगर करते हैं, तो वो ईश्वर ने उनको सेंस दिया है कि आप कितने उनके सेंसर पे आप खरे उतरते हैं। तो खरे उतरते हैं तो वो आप में अपना भाई, अपना पिता, आप में अपना दोस्त, ये सब देखना शुरू करते हैं। और जब करते हैं तो वो एक ट्रस्ट है, एक रिलेशन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाती है। फिर आप जब उनको पढ़ाएंगे, अभी सिखाएंगे, मैं वहाँ तो 6 क्लास को भी पढ़ाया और 12th भी पढ़ाया। मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरा रहा लास्ट में, मैंने लास्ट क्लास दोनों में मेरा चैलेंजेस बहुत अलग रहे होंगे, अलग सिक्स को रहेंगे। पढ़ाना। बल्कि में 6 को पढ़ाना और 12th को पढ़ाना बहुत राइट। बहुत अलग है। हम्म। बट आप पढ़ा कैसे रहे हैं, ये एक 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 अपना स्टाइल है, तो अपना सब चीज़ों का। तो मुझे लगा कि मैंने जो ये डिवाइस किया, वो डिवाइस जो किया कि मेथड कैसे हम यूज करें, आ, पूरी थ्योरेटिकल नहीं, एक अपना, जिसमें सब्जेक्ट को बच्चे ये समझें कि ये एक बहुत ही आसान सा चीज़ है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट या हरकुलियन टास्क नहीं है। क्लास में मेरे अगर लाफ्टर नहीं आते तो मुझे लगता था कि क्लास मेरा आज बेकार गया, मुझे ही खुद सेटिस्फेक्शन नहीं आया। तो हंसना, खेलना, ठीक है ना, और पढ़ना, ये सब आया। कई लोग इससे नहीं कन्विंस थे, बट रिजल्ट्स आ रहे थे। तो जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो बेहतर रिजल्ट्स आए। इस बार भी मेरे साइकोलॉजी जो मैं लास्ट मेरा बैच था, उसमें 3 लड़कियों को 100 आए हैं, 2-3 को 99 भी आए हैं। सब्जेक्ट एवरेज 90 से ऊपर ही रहेगा, पिछले बार 93.7 था। 5 हम्म। लड़कियों को सेंचुरी आए थे साइकोलॉजी में। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजॉय करते हैं बच्चे, और वो टीचर ही बना सकता है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन नहीं वो वो, टीचर का ही काम हाँ, है। बस बस टीचर का काम है। किसी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बना देना टीचर का ही काम है उस हम्म। सब्जेक्ट को, क्योंकि वो जब तक सब्जेक्ट को प्यार नहीं करेंगे तब तक वो उसमें बहुत अपना एफर्ट नहीं डालने वाले सही हैं। बात है। हाँ। और वो सब्जेक्ट को प्यार तभी करेगा जब उसका टीचर उसको प्यारा लगेगा। और टीचर अगर, सब्जेक्ट हाँ, भी इंटरेस्टिंग बिल्कुल, लगेगा। अगर कोई टीचर बहुत सख्त है तो धीरे धीरे वो, अगर उसका फेवरेट भी सब्जेक्ट है तो वो धीरे धीरे उससे कटना शुरू कर दे। रुचि खत्म हो हाँ, जाएगी। रुचि खत्म हो जाएगी। आप क्या पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। सही बात है। ठीक है ना, वो कनेक्शन ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे रहेगा। तो एक टीचर की स्टूडेंट बॉन्डिंग अगर नहीं है तो आप क्या डिलीवर करते हैं क्लास में, वो नहीं करेगा। एकदम सीधी सी बात है, वहाँ वायरलेस कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना, दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप क्लास में डिलीवर कर रहे हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास 40 एडॉप्टर होने चाहिए और सबके वायर आपके साथ कनेक्टेड हैं, तभी जो आप डिलीवर करेंगे वहाँ तक पहुँचेगा। नहीं तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, अगर कनेक्शन नहीं है कोई, तो वो नहीं जाएगा, मैसेज ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बिल्कुल। वो अपना दरवाजा बंद करके रखा है। आप कहिए, आपको सैलरी मिलता है इस चीज़ के लिए, वो खुद सोच रहा है बच्चा कि आपको तो इसके लिए सैलरी मिल रहा है, आप आए अपना काम कीजिए, अब जाइए। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग आउटकम है वो नहीं मिलेगा, टीचर को नहीं बहुत मिलेगा। सही बात बोली और आपने। टीचर फिर सेलिब्रेटेड नहीं रहेगा वो।
फिर उसको कोई याद नहीं करेगा, फिर उसके होने या ना होने से कोई आंखें नम नहीं होंगी। ठीक है, जब आप कैंपस छोड़ते हैं और आपके लिए कुछ आंखों में अगर नमी है, तो आप बिल्कुल बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि नौकरी तो सब सैलरी देती है। सही बात है। तो नॉटर डेम में जब मैं वहाँ से अपने प्रिंसिपलशिप के लिए वापस निकला, तो मैंने देखा कि सैकड़ों आंखें नम थी, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हों जो काम कर रहे थे। तो एक अपना परसोना उस तरह से छोड़ना और अपने सब्जेक्ट की तैयारी धुआंधार रखना, ये बहुत टीचर के लिए ज़रूरी है। मैं बात खास तौर से कहता हूँ उन लोगों को जो टीचिंग में आना चाहते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट को कमज़ोर रखेंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लें, बच्चे जानते हैं कि आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप छुपा नहीं पाएंगे, तो फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको अपनी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी रखनी है और फिर सहज होना है। सहज का मतलब है उनकी सुननी भी है, ठीक है ना। कई बार हो सकता है कि उनकी बातें बेकार हों, लेकिन वो आपके लिए बेकार हो सकती हैं, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो आपसे कहने आए। सही बात है। तो ज़रूरी है कि आप उनकी सुने और सुने। और एक बड़ी बात एक टीचर के रूप में, अगर कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें व्यक्तिगत हैं, बहुत पर्सनल हैं, तो आपको वो सुन करके अगर उसका निदान कर सकते हैं तो कीजिए, या फिर उसको दफन रखिए अपने अंदर। क्योंकि अगर आपने फिर किसी और अपने दूसरे दोस्त को या टीचर को शेयर कर दिया और वो फिर रेफर हो जाता है, तो बच्चा ट्रस्ट लूज कर जाएगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा, फिर वो आपका इमेज पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि उनकी परेशानी अगर कुछ व्यक्तिगत है, कुछ पर्सनल है, तो उनकी आइडेंटिटी को छुपा के, अगर आपको लगता है कि किसी से हेल्प लेनी है तो हेल्प ले लें, सॉल्यूशन उस तक पहुंचाएं, बट कभी उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करें, उसकी बातों को एकदम से अपने दिल में दफन कर दें हमेशा से। और तब वो बच्चा आपके लिए हमेशा वो उसकी आंखों में आपके लिए बहुत आदर रहेगा, बहुत सम्मान रहेगा, और बट नेचुरल है कि आप उसके लिए खास हो जाएंगे। आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दिया। कोई भी जी, शिक्षक यंग, होने के लिए हाँ, जरूरी है, ये अगर कोई बिल्कुल शिक्षक जरूरी बनना है। हाँ, चाहता है बस तो। बस बस। क्योंकि अगर आप टीचर बने और आप के बच्चे आपको याद नहीं करें आपके वहाँ से चले जाने के बाद, या जीवन के किसी मोड़ पर, क्योंकि ये तो है कि हम जीवन के किसी मोड़ पे जाएं, और अगर आपको शिक्षक के रूप में आपको याद नहीं किया जा रहा है, तो वो प्रोफेशन आपने गलत चुन लिया था शायद। तो इतना जरूर करें कि इसमें आए हैं तो सिर्फ पैसा कमाना ये एक ध्येय नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि आपके पास पूरे मौके हैं कि हजारों लोगों के दिलों में राज करने का आपके पास पूरा मौका है, किसी के जीवन में कभी ना कभी वो ऐसा चीज छोड़ देने का जो प्रोफेसर ज्वाला प्रसाद सर ने किया, जो आज मुझे याद है, जो मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने मेरे किए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। तो ऐसे ही सेलिब्रेट होने के लिए आए, और पैसा तो आते ही रहता है। हाँ हाँ, बहुत सही आपने एडवाइस दी। और जैसे आपने इतना लंबा करियर आपका टीचिंग में रहा है, 20 साल से ज़्यादा आपने 22 पढ़ाया साल है, 22 साल। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर सुधरा तो है ही, लेकिन अभी क्या क्या कमी है अभी, और क्या क्या मेजर वीकनेसेस लगते हैं आपको बिहार में टीचिंग में, जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, यहाँ तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, ये हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। आ, कई गांव ऐसे थे जहां पर हाई स्कूल थे ही नहीं, तो जो ड्रॉप आउट था वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर अब हम देखें कि खाली सरकारी स्कूलों में नहीं, तो सरकारी स्कूलों में कई जगह भी इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, हम्म। लेकिन जो हमारी नीड है वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए। अभी भी पीछे ही हैं दूसरी हम। चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल तो गई, लेकिन सिस्टम उसको इफेक्टिव नहीं बना पाई। ठीक है ना। तो कई स्कूलों में जाएंगे जहां कंप्यूटर्स, जहां बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उनका यूज नहीं हुआ। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि हम उसको इफेक्टिव कर पाए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे पास प्राइवेट स्कूलों में भीड़ बढ़ी और सरकारी स्कूल धीरे धीरे अपने को ड्रॉप फेस करते रहे, और उनके पास जो लिस्ट ऑफ एडमिशन होने चाहिए तो वो घटते चले गए। हम्म। नतीजा था कि उनके पास भी एडुकेटेड लोग थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, वो रिसोर्स, वो सारी चीज़ें दे नहीं पाए, या उसकी यूटिलिटी नहीं हो पाई पूरी तरह से। कई ऐसे स्कूल हैं, मैं विजिट किया एक दो सरकारी स्कूल, तो उनके पास संसाधन थे,
लेकिन उस संसाधन को किस तरह से बच्चों के लिए अवेलेबल करा दिया जाए, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है और उसका प्रॉपर सुपरविजन भी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहें कि पूरी तरह से सेट नहीं है कि उनको कोई क्वेश्चन कर दे। प्राइवेट स्कूल क्यों सफल है? क्योंकि वहां पर अकाउंटेबल है। आप एक टीचर के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं करते हैं, आपके ऊपर कोऑर्डिनेटर है। अगर टीचर और कोऑर्डिनेटर दोनों काम नहीं करते हैं तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे अथॉरिटी बैठे हैं। अगर प्रिंसिपल नहीं काम करते, उनके ऊपर डायरेक्टर हैं और भी कई बोर्ड ऑफ जो बोर्ड है स्कूल की, तो वो उनका एक सिस्टम है, उनका चेक करने के लिए एक अपना मैकेनिज्म बना लिया है। उस मैकेनिज्म से वो काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो पटना के नहीं, बिहार के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से बड़े रिसोर्स रखते हैं। उनके पास जगह ज़्यादा है, उनके पास अच्छी सारी चीज़ें हैं, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, वो क्वालिटी नहीं दे पाते जो प्राइवेट छोटे प्राइवेट स्कूल भी दे पा रहे हैं। हाँ, और जो प्राइवेट स्कूलों ने वो महंगे होने के बावजूद भी उन्होंने पेरेंट्स के ट्रस्ट को आज भी जिंदा रखा है। और सरकारी स्कूल वो ट्रस्ट लूज कर गए पेरेंट्स के, जबकि वहाँ उनको फी नहीं भी देना है तब भी वो वहाँ अपने चॉइस को रहे। तो जो जिनको फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था, वो अपना फर्स्ट चॉइस नहीं हो करके वो लास्ट चॉइस बन के खड़े हैं आज। तो कहीं ना कहीं वो एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट बनाने में फेल हो गई। तो धीरे धीरे सरकारी स्कूल अपना ट्रस्ट जो है वो लूज कर गए। आज कुछ कोशिशें हो रही, बीपीएससी से टीचर्स आए हैं, कई जगहों से मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ कि बेहतर टीचर हैं, कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी नाकाफ़ी है। अभी इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से करने की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि अगर कहीं स्कूल परफॉर्म नहीं कर रहा है, टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्कूल ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनके टीचिंग से लेके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव उससे जुड़े सारे लोगों को उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि आखिर स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं बच्चे, क्या कारण है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन्स घट रहे हैं, क्यों हम रिजल्ट नहीं क्या बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, वो सही सारी बात है। चीज़ें कहीं ना कहीं। तो उनको अगर हम जब चेक करेंगे, उनको पूरा सुपरविजन अगर करेंगे, तो जाकर के कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर मैकेनिज्म हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली सेट हो, तो शायद परिस्थिति बदल सकती है। क्योंकि आपने बहुत सही इंसाइट दिया। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि चैलेंज है कि इंफ्रा बना दिया है सरकार ने, बनाया है। सिस्टम फेल कर रहा है। सिस्टम फेल कर गया, सिस्टम सही नहीं है। बिल्कुल। ऐसा कई नहीं जगह कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग नहीं है, हाँ, लैब्स नहीं है, लाइब्रेरी है। नहीं है, वो है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम में। चीजें हैं, कहीं आई तो कभी कहीं किताबें सड़ गई, कहीं कंप्यूटर खराब हो गए, ठीक है ना, कहीं सिस्टम की कंप्यूटर है वीकनेस है। तो उनके पास उसके इंस्ट्रक्टर नहीं है, उनके सही टीचर बात नहीं है। है। तो ये सारी चीजें हुई हैं जिसको बहुत हद तक सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस मैकेनिज्म को दुरुस्त किया जाए। और इसको सिर्फ टीचर्स पे डाल देना कि टीचर्स खाली पढ़ाएंगे, उससे चीज़ें नहीं होगी। उनको इनपुट देना और उनको प्रॉपर सुपरविजन के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करें, सिर्फ टीचर्स की ही नहीं, वो पूरा जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अगर उनके लिए भी हम अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं तो बट नेचुरल है कि हम सरकारी स्कूलों को बेहतर रूप में कल देख सकते हैं। और आई होप जो, बिकॉज आई थिंक बिहार गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर लिया कि जब तक हम अपने स्कूल अच्छे नहीं बनाएंगे, हम अच्छे छात्र नहीं बना पाएंगे, स्टेट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो नई गवर्नमेंट आई होप कि ये इस पे बहुत काम करे कि, और बिकॉज निश्चित है हम सिस्टम तो बन गया है, जी। लेकिन अब उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जी जी जी। देखिए, अब जहाँ भी अब हम लोग बिहार की इमेज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को जो हमारा पिछड़ापन है उसमें तो जो मेजर रोल है वो एडुकेशन का सही बात है। हम उनको बेसिक चीजें भी एडुकेट नहीं कर पाए और नतीजा ये है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम वो चीजें उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को और वहाँ उस चीजों को समझ नहीं पाते और उसके हिसाब से हम अपने को ढाल नहीं पाते हैं। नतीजा वो हमें ऐसा समझते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं एक पिछड़े जगह से आए हैं और फिर हमारी और मॉकिंग हो कुछ हद जाती तक है। वो सही भी है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट का पूरा रीजन ये हम करना चाह रहे हैं कि जो इतनी नेगेटिव इमेज बनी है उसको दूर करना है, लेकिन हम ही रिस्पॉन्सिबल इस नेगेटिव इमेज के लिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इमेज एकदम गलत है। गलत एकदम नहीं कह सकते, कुछ हद तक सही है, एक नहीं एकदम गलत है, क्योंकि वो जो लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं वही एक्सेप्ट करते हैं कि सारे टैलेंट हमारे पास है। सही बात है ना? वो मानते हैं कि हम डोमिनेट करते हैं, बिहारी के रूप में हम लोग डोमिनेट करते हैं,
खास तौर से स्पेशली जब एजुकेशन यूपी, में। हाँ, एडुकेशंस के आउटकम जो बड़े नौकरियां हैं उस पर हमारा दबदबा रहता है, हम बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दबदबे रखते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम जो कॉमन, जो आम आम जनता है, जो आम बिहारी है, उसको वो एडुकेशन नहीं दे पाए, बेसिक एडुकेशन, बेसिक चीज़ें नहीं दे पाए हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बेहतर प्राइमरी एडुकेशन नहीं दे पाए। अब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे यहाँ का जो एक सोसाइटी में जो हमारा कम पढ़ा लिखा आदमी है और दूसरे जगह कम पढ़ा लिखा आदमी है, दोनों का जो सोशल एडजस्टमेंट और इन चीज़ों को देखें तो उसमें बिहारी थोड़ा अलग दिख जाएंगे, सही बात है। जिनका अलग से कहीं ना कहीं वो प्रॉपर सोशलाइजिंग नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है कि वो ऑड से दिखने लगते हैं और लोग उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको एक बेटर सोशल एडुकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा है कि वो दूसरे शहर में जा कर के एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाते, उनके हिसाब से नहीं रहते, और कुछ चीज़ें हैं जो जीने के सलीके हैं उनको हम नहीं कर पाते, या फिर हम बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हैं। हम कुछ वो तो बहुत सब बड़ा। काम स्टेट्स में करते हैं जो काम उनके हिसाब से लो ग्रेड है, और वही हमारा इमेज बन जाता है। तो जैसे हम, माइग्रेशन तो बहुत बड़ा इशू जी, है ही। अगर हम आसाम में जा कर के और कंस्ट्रक्शन मजदूरी वर्कर का करते हैं, काम कर रहे कंस्ट्रक्शन हैं। कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि वो अगर मेजर फोक हमारा दूसरे स्टेट में जा कर के ये काम कर रहा है तो हमारी इमेज उसी तरह की बन जाती है। ठीक है ना। अगर हमारे लोग ज़्यादातर जाके दूसरे राज्यों के लोगों के यहाँ हाउस सर्वेंट का काम करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हाउस सर्वेंट का काम करने वाले लोग बिहारी होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन में काम, सब्जी ठेला, ऑटो, इनमें हम कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है, हमने उनको उस तरह के प्रोफेशंस में कम भेजे जहां अब, या फिर हमने अपने या लैंड वो पे उनके लिए हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं वो क्रिएट जॉब भी की, क्रिएट नहीं कर पाए हैं वो बिहार भी में। उस लेवल की भी जॉब नहीं कर पाए, हम्म। क्रिएट कर पाए, कि उनको जाके दिल्ली में, बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन वर्क में सब्जी काम। बेचना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का काम करना सही पड़ बात है। रहा है, या फिर उनको ठेला रिक्शा या ऑटो चलाना पड़ रहा है। हम उस लेवल की भी अर्निंग अपने स्टेट में उन लोगों को नहीं दे पाए। तो इससे भी हमारा बहुत खराब इमेज है सर। नहीं नहीं, जी, आपने सही बोला, ये तो स्टेट पॉलिसी का हाँ, ही पॉलिसी प्रॉब्लम का, है कि हम ना एजुकेशन दे पा रहे हैं ना बिल्कुल जॉब्स दे पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इस कारण से वेल्थ नहीं बन पा रही है। जी जी जी, एकदम सही है। एजुकेशन भी नहीं है, जॉब भी नहीं राइट। है। तो ये रीज़न है कि हमारे माइग्रेटेड लोग हैं, हम उनको एडुकेशन तो दिए नहीं, तो जाएंगे वहाँ तो अपने तरीके से ही सही जिएंगे। बात है, उनकी क्या वो, गलती है। उनको वहाँ के सोशल नॉर्म से कोई मतलब नहीं है, तो नॉर्म्स ब्रेक होगा, लोग नौकरी करेंगे ही। अब और उनके सिंपल सी पास बात अपने है। राज्य में जॉब नहीं है। जी जी जी। अगर आप मान लीजिए कि आप ये टी शर्ट को उल्टा पहन करके आएंगे तो मैं हंसूंगा ही, सही ठीक है बात ना। है। उल्टा पहन करके आएंगे तो हंसेंगे, क्योंकि आपको अगर एडुकेट नहीं किया गया कि इसका सीधा वाला पार्ट ऐसे ही पहना जाता है, तो बट नेचुरल है। तो कई बार कुछ चीज़ें वो नहीं समझते हैं, तो क्योंकि हमने उनको एडुकेट नहीं किया, और वो जाना बाहर जरूरी है, माइग्रेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें असर डालती हैं, और वो उसको लोग उसी को पॉइंट करते हैं, और उससे ही एक स्टीरियोटाइप बिलीव बिहार के बारे में लोग और हम बना इसी लेते स्टेरियोटाइप को तोड़ना चाहते हैं, इसी लेकिन हमें बाकी बिहारीज की मदद जी चाहिए। बिल्कुल। हम दो सब, अकेले नहीं तोड़ सकते हाँ, हैं। दो नहीं तोड़ सकते हैं, और हम सब लोगों को ये बात फैलाने की ज़रूरत है कि हम अलग हैं, हम बेहतर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कुछ मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को हम जल्दी ही ठीक करेंगे। और जब कभी कोई मिले बिहारी तो उसको सम्मान की नज़र से देखिए। काफ़ी मेहनत कश लोग होते हैं, काफ़ी कोशिश होती है उनके अंदर, काफ़ी ऊर्जा होती है, और बहुत मेहनती लोग हैं, तो रिस्पेक्ट तो ज़रूर उनको मिलना चाहिए। तो आज थैंक यू सर, ये तो आपने बहुत ही बड़ा बड़ा बहुत अच्छे हाँ, नोट पे मैं आपने हमेशा कहता हूँ कि जब हाँ। आपको कभी बिहारी मिले उनको उस नज़रिए से नहीं देखिए, मैं कहता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है और ना। वो कुछ, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जी बिकॉज जी, उनकी मजबूरी है, उनको पता मजबूरियां नहीं हैं, है। हाँ, बस बस मजबूरियां हैं, और वो उनकी जिस दिन गलती दूर नहीं हो है। जाएंगी आपको बहुत बेहतर नजर आएंगे वो। उनको सिस्टम ने फेल किया है, उनकी बस गलती बस नहीं है। बस बस बस, सिस्टम खराब है, बस और सिस्टम हम का उसी सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बिहारी वो बिहारी हैं, तो हम भारतीय हैं, और हम बहुत प्यार से सबको अपनाते हैं। तो वैसे ही कोशिश होगी कि सब, पूरा देश बिहारियों को उसी नज़रिए से देखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत ही आपने बहुत ही अमेजिंग लास्ट एडवाइस बस, दिया। आप पुष्कर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग जहाँ बिहार की भी चर्चा की, और मैंने जीवन के उन सारे पन्नों को भी पलटा जो खास तौर से और कभी स्पेशली कम ही, आपकी लाइफ तो बहुत ही इंस्पायरिंग कभी भी है। कभी मौका कम ही मिलता है उन चीज़ों को पलटने के लिए। आपने यहाँ बुलाया और एक नहीं नहीं, इस माय पॉडकास्ट प्लेजर। में
इतना हमको और आपकी मौका इतनी दिया। इंस्पायरिंग जर्नी है, छोटे से गांव से जी आके जी आपने जो जी लाइफ में जी, अचीव किया है। बस बस। कोई भी देख, आई होप कि कुछ लोग तो इंस्पायर्ड होंगे मैं ही। ये सारा क्रेडिट अपने मेरे जीवन में आए हुए मैं उन बच्चों को ही देता हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और है। आपके टीचर्स को। बिल्कुल हाँ, और मेरे जो साथ काम करने वाले लोग थे और मेरे टीचर्स जो रहे, मेरे पढ़ाए जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे साथी भी जो थे उन्होंने भी मेरी मदद की, और मैं अभी हमेशा से उनका सहयोग मिलता है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चों की दुआएं मेरे साथ रहती हैं और मैं उस पावर से निकलते जाता हूँ। थैंक यू सर। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर थैंक आपको एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करो, और अगर सर के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखो। थैंक्स, बाय।